हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अरुण सर फ्रॉम फोर्थ नीड और इस वीडियो में हम लोग सेल्फ असेसमेंट पेपर 4 के सेक्शन सी के प्रॉब्लम्स को सोल्व करने जा रहे हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक और चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट द रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव करना है कि रूट 7 एक इरेशनल नंबर है। तो कैसे सोल्व करते हैं देखिए इसको। यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। इसके बाद कंट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे, मतलब लिखेंगे इफ बी पॉसिबल लेट, माना कि रूट 7 इज ए रेशनल, ये रेशनल हमने मान लिया। तो प्रत्येक रेशनल को आपको पता है पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सो रूट 7 इक्वल टू पी बाई क्यू वेयर p कॉमा q बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी ये इंटीजर है। q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p q आर को प्राइम्स, मतलब p और q में 1 को छोड़कर कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या करेंगे, यहां से रूट हटाने के लिए दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे। तो इधर 7, इधर हो जाएगा पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू 7 क्यू स्क्वायर को इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और अब आप देख रहे हैं पी स्क्वायर के दो फैक्टर हो गए, एक क्यू स्क्वायर और एक 7, इसलिए पी स्क्वायर 7 से डिवाइड होगा। तो यहाँ लिखेंगे सो दिस इम्प्लाइज 7 डिवाइड्स पी स्क्वायर। तो so this implies 7 also divides p, और अगर 7 p को डिवाइड करता है तो कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर क्वोशेंट के रूप में आएगा। तो हम इसे ऐसे मान लेते हैं, सो p इक्वल टू 7 m मान लिए, जहां m वेयर m इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर है। अब इस p के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट जो आप ऊपर देख रहे हैं इस इक्वेशन में पुट कर दे रहे हैं। तो यहां लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ है पी स्क्वायर, तो p की जगह हम लिखेंगे 7m का स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 7q स्क्वायर। 7m का स्क्वायर कितना होता है 49 m स्क्वायर इक्वल टू 7q स्क्वायर। 7 से दोनों ओर डिवाइड कर देने पर क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 7m स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो इस तरह से क्यू स्क्वायर के भी दो फैक्टर आ गए, एक 7 और एक m स्क्वायर। तो यानी क्यू स्क्वायर भी 7 और m स्क्वायर में से प्रत्येक से डिवाइड होगा। तो ये 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो लिखेंगे सो 7 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। तो अगर 7 डिवाइड करता है क्यू स्क्वायर को तो 7 डिवाइड्स क्यू। अब आप देख लो कि 7 पी स्क्वायर और सॉरी पी और क्यू दोनों को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 7 डिवाइड्स पी, यहाँ आप देख रहे हैं 7 डिवाइड्स क्यू। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ लिख रहे हैं 10। इस प्रकार पी एंड
Q both have a common factor as to this contradicts, ये कंट्राडिक्ट करता है यानी ये विरोध करता है दैट कि P and Q आर कोप्राइम्स, ये P और Q कोप्राइम्स है, इसका विरोध करता है। क्यों? क्योंकि कोप्राइम्स तो उसको कहते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो एक को छोड़कर, जबकि यहाँ P और Q में 7 एक कॉमन फैक्टर आ गया। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे लिखना है 7 पर 2 लिखा गया है, तो आप यहाँ पे बना दें इसको 7, ठीक है। तो 7 इसका एक कॉमन फैक्टर है, इसलिए ये कोप्राइम नहीं हुए, जबकि हमने इसको कोप्राइम माना था। सो यहाँ लिखेंगे आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा जो मानना है वो गलत है, और गलत है तो इसलिए, यानी सो √7 इज एन इरेशनल, ये एक इरेशनल नंबर हो गया, यह एक इरेशनल है। तो इस तरह से हमने इसे प्रूव्ड कर दिया, हेंस यहां लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 सेक्शन सी का हमने सोल्व कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि इफ द इक्वेशन 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc(x plus c square minus a square equal to 0 has equal roots, then show that c square equal to a square into 1 plus m square। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते, देखिए कैसे। यहाँ पे लिख दिए सॉल्यूशन, और आप जानते हैं कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होते हैं वो कब इक्वल होते हैं? जब d इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ लिखेंगे द गिवन इक्वेशन, यानी 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mc(x) और प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, सो डी इक्वल टू 0। और d इक्वल टू 0 का क्या मतलब हुआ? ये मतलब हुआ बी स्क्वायर, यहाँ लिख रहे हैं ऐसे, इसे हटा देते हैं, ये हो गया, यहाँ पे देख लीजिए ये लिखा हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब बात करते हैं b कितना है। यहाँ देखिए ये कहलाएगा b, ये है b, तो b की जगह 2mc लिखेंगे। a कितना है? a कहलाएगा ये वाला, इतना, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है ये a हो गया। c कितना है? c कहलाएगा ये ब्रैकेट में जो दिया गया है ये। तो इस तरह से हम यहाँ पे इनका वैल्यू पुट करते हैं, b की जगह पे आप देख लो, b की जगह ये रखते हैं, ये वाला, तो ये हो जाएगा 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4, ए कितना होगा? ए होगा इतना, यानी कि 1 प्लस एम स्क्वायर, और सी कितना होगा? सी है ये वाला, यानी कि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इक्वल टू 0। अब आगे बढ़ते हैं, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा।
तो ऐसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? ये जब ब्रैकेट हटाएंगे, ये 2 हो जाएगा 4m स्क्वायर और ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस, फिर ये 4 रखे और इसको अंदर इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे c स्क्वायर, फिर माइनस a स्क्वायर, फिर m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा m स्क्वायर c स्क्वायर और फिर माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, ये 4m स्क्वायर c स्क्वायर को जैसे है लिख दिए। इस 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन भी चेंज हो जाएगा। 4c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर, फिर -4m स्क्वायर c स्क्वायर, फिर माइनस और माइनस प्लस हो गया 4m स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, जो बचा उसमें सभी में 4 है, देख लीजिए सभी में, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन लेंगे और इधर बच जाएगा माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब 4 को राइट साइड भेजेंगे, ये 0 हो जाएगा, तो सीधे माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और ए स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या करेंगे, सी स्क्वायर को राइट साइड भेज देते हैं, इधर इन दोनों टर्म में से ए स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 1 प्लस एम स्क्वायर और इधर माइनस सी स्क्वायर गया प्लस सी स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार से 10, इस प्रकार क्या आ गया, सी स्क्वायर राइट साइड वाले को लेफ्ट लिख दिए, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। यही हमारा लक्ष्य था, हमने पूरा किया। तो यहाँ पे बॉक्स में घेर दिए और यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये हो गया। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्या है देखते हैं। ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 45, 39, 33 डॉट 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 must be taken so that their sum is 180। एक्सप्लेन द डबल आंसर। क्लियर है कि जब भी हम इसको सोल्व करेंगे तो इसमें डबल आंसर आएगा, यानी एन के नंबर ऑफ टर्म्स के 2 वैल्यूज आ जाएंगे। आपको उसको एक्सप्लेन भी करना है कि क्यों 2 वैल्यू आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं इसको। तो देखिए क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको इस तरह समझते हैं कि मान लीजिए लेट द नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू एन। माना कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, एन है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो पहले यहाँ लिख देते हैं, एक चीज यहाँ बता दें कि पहले हम ए कितना है, डी कितना है, वो सब लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हियर, हियर ए इक्वल टू कितना है, ये 45। यहाँ देख लीजिए ये 45 ए हो गया। डी कितना है, डी इक्वल टू आप देख लो, इसको कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देंगे और ये -6 आ जाएगा। और एन निकालना है, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार एसएन कितना है, एसएन है 180। तो ये 180 लिख दिए। अब क्या करेंगे, अब हम लोग ऐसा करेंगे कि हम एसएन का फॉर्मूला लिखेंगे। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू डी इक्वल टू 180। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, n यहाँ पे हो गया 2 और a कितना है, a है 45 प्लस n-1 और d कितना है,
ये है -6 ऐसे, और इक्वल टू इधर में 180 और ये 2 इस साइड भेज दिए। यहाँ वाला जो 2 आप देख रहे हैं ये राइट साइड हमने भेज दिया। सोल्व करते हैं। ये हो गया n इंटू 90, ये हो जाएगा 90 प्लस प्लस माइनस, यहाँ देखिए ये माइनस है तो इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 6n, और माइनस माइनस ये हो जाएगा +6 इक्वल टू ये हो गया 360 लिख देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए n इंटू 96 माइनस 6n, तो ये हो गया 360। सोल्व करेंगे और आगे, यहाँ पे देखिए ऊपर देख लीजिए, यहाँ पे अब सोल्व करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा इस n से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस n से इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 96n माइनस 6n स्क्वायर और इक्वल टू 360। अब क्या करेंगे? अब पहले तो आप देख लो कि 2 से सभी टर्म्स, ये टर्म और ये टर्म डिवाइड हो जा रहे हैं, तो हम दोनों ओर 2 से डिवाइड कर देते हो, तो ये हो जाएगा 48n माइनस 3n स्क्वायर और इक्वल टू ये 180 हो गया। तो क्या करते हैं, 180 को 180 की ओर लेफ्ट साइड वाला ले जाते हैं, तो -3n स्क्वायर राइट साइड में जाएगा, +3n स्क्वायर हो जाएगा, ये -48n हो जाएगा, और +180 इक्वल टू 0। फिर कोई ऐसा टर्म है जिससे सभी कट जाएं? मेरे ख्याल से यहाँ पे हम लोग जहाँ 6 1 जा 6 और 6 से ही सभी को डिवाइड कर देते तो अच्छा रहता है। यहाँ जो हमने 2 से डिवाइड किया है, यहाँ पे आप 6 से ही डिवाइड कर दें, अच्छा रहेगा। हम भी कर लेते हैं, यहाँ पे 6 से डिवाइड कर देते हैं, ये सब हटा देते हैं, इजी पड़ेगा इससे। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, 6 से डिवाइड कीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 16n माइनस n स्क्वायर और ये हो जाएगा 60। तो फिर अब n स्क्वायर राइट साइड गया, माइनस से प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, और ये जैसे है वैसे रह गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे इस तरह से कि इनका जो दो टर्म में स्प्लिट करेंगे उन दो टर्म्स का प्रोडक्ट 60 आना चाहिए, और ऐड करने पर उनका एडिशन 16 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर्स कौन कौन है? वो है 10 और 6। तो हम यहाँ क्या करेंगे, n स्क्वायर माइनस 10n और माइनस 6n प्लस 60 लिख देंगे। सोल्व करेंगे, यहाँ से n कॉमन ले लिए, n माइनस 10 हो गया, और यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे, ये भी n माइनस 10 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब दिस इम्प्लाइज n माइनस 10 और इनटू ये हो जाएगा n माइनस 6 इक्वल टू 0। सो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा 6 और दूसरा हो जाएगा 10। तो आप देख लो यहाँ पे n के वैल्यू आ गए, ये जो दो वैल्यू आए यही दोनों आंसर हो जाएंगे। अब आप देख लो यहाँ डबल आंसर आया, एक 6 और एक 10। इसका एक्सप्लेनेशन पूछा है कि क्यों ऐसा हुआ, तो इसको समझने के लिए आप यहाँ देख लो, यहाँ पे लिख रहे हैं explanation of double आंसर। डबल आंसर का एक्सप्लेनेशन, क्यों डबल आंसर आया, इसके लिए यहाँ पे आपको बताते हैं कैसे लिखना है। आप देख लो कि पहला जैसे T1 T2 से लेकर के T6 तक का सम अगर 180 है, यहाँ जैसे आप देख लीजिए 6 टर्म्स आया हुआ है, तो ये हमने 6 टर्म्स दिखा दिए। तो इन 6 टर्म्स का अगर सम 180 है,
तो फिर T1 प्लस T2 ऐसे ही प्लस डॉट 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 प्लस T10, इनका भी जोड़, इनका भी सम 180 ही हुआ। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि 6 टर्म का सम 180 है और फिर 1 to 10 टर्म का भी सम 180 है। तो एक्चुअली 6 के बाद जो 7th टर्म है, 7th से लेकर के 7th, 8th, 9th और 10th, ये 4 जो टर्म्स है, 4 टर्म्स, इनका अगर आप सम निकालेंगे तो निश्चित रूप से 0 आएगा। इसीलिए डबल आंसर आ रहा है। तो इसको समझाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से हटा देते ये सब और देख लीजिए ये सब हटा करके कैसे लिखना है आपको समझा देते हैं। ये सब हटा दिए। अब लिखना कैसे है, तो यहाँ लिखना है नाउ, यहाँ लिख दिए T7। T7 ही फर्स्ट टर्म माना जाएगा 7 से लेकर 10 तक के सम का। तो T7 कितना होगा, ये हो जाएगा A प्लस 6D और A कितना है 45 प्लस और 6D कितना है, D आप देख लो यहाँ पे निकाला हुआ है, ये है D, तो D हो गया -6। अब इसे सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 45 माइनस 36 यानी ये आ जाएगा 9। ठीक है, और T10 निकाल देते हैं। T10 यानी लास्ट टर्म, 10वां टर्म, तो ये हो गया A प्लस 9D और ये कितना है, ये है 45, 9 और इंटू -6 और ये कितना आ जाएगा, ये 45 और माइनस 54, तो ये आ जाएगा -9। ठीक है, अब क्या करना है, टोटल टर्म्स ऐसे लिखते हैं, टर्म्स टोटल टर्म्स फ्रॉम T7 टू T10, ये कितने हो गए, तो ये हो गए 4। ठीक है, यानी T7, T8, T9 और T10 4 टर्म्स हो गए। तो सो यहाँ लिखते हैं, अब देखिए कैसे लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे सो सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम T7 टू T10 इज इक्वल टू, तो ये टोटल कितने हैं 4, तो 4 बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म T7 और लास्ट टर्म T10 है। और यहाँ पे आप देख लो ये 2 हो गया, ये 9 आया है और ये प्लस यानी कि -9 आ गया है, ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, 2 इंटू 0 सो 0 आ गया। यानी कि T7 से लेकर T10 तक के जितने भी टर्म्स हैं उन सभी का सम कितना हो गया 0। तो 180 में अब अगर 0 जोड़ेंगे तो 180 ही आएगा, यानी T6 तक का सम 180 और फिर उसके बाद 4 टर्म्स का सम 0। तो 180 प्लस 0 कितना हो गया 180, इसीलिए डबल आंसर आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये क्वेश्चन नंबर 28 का और है। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये 28 का और है। ऐसा करते हैं हम यहाँ पे लिख देते हैं 28 का और है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आप समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n, किसी एपी का mवां टर्म 1/n है एंड nth टर्म इज 1/m और उसका nवां टर्म 1/m है, तो शो करें कि यानी दिखाएं कि उसी एपी का mnth टर्म इज 1, यानी उसका mnवां टर्म 1 होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं आपको पता है। ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन सेल्फ असेसमेंट पेपर 1 या 2 में भी दिया गया है, जिसको हमने सोल्व किया और वो हमारे उन वीडियोज में होगा, पर अभी भी हम सोल्व कर दे रहे हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे कैसे करना है।
यहाँ पे हम लोग मान लेंगे लेट फर्स्ट टर्म मान लेते हैं। फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एमथ टर्म को टीएम से डिनोट करते हैं और ये कितना दिया है 1/n। तो टीएम के बदले आपको लिखना है a प्लस m-1 इंटू डी और इक्वल टू 1/n। थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। a प्लस ये d से अगर मल्टीप्लाई करें अंदर तो md माइनस डी इक्वल टू 1/n। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर लिखते हैं अल्सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये दिया हुआ है nth टर्म यानी tn, ये दे दिया है 1/m। अब क्या करेंगे? tn के बदले लिख देंगे a प्लस n-1 इंटू डी और इक्वल टू 1/m। फिर d से ब्रैकेट के अंदर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे तो a प्लस ये हो जाएगा nd माइनस डी इक्वल टू 1/m और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। फिर क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। तो ध्यान दीजिए, सॉरी ऐड नहीं करेंगे, इन्हें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा आप देख लो। यहाँ देखो ये a से ये a कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा और ये माइनस डी से ये माइनस डी कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा? चाहे तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं पर हम समय बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आप एग्जाम में भी ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर लिखना है आपको? m, ये वाला m देख लीजिए, ये हमने जो दिखाया ये यही लिखना है। यहाँ पे जो d है ये तो ये m माइनस n लिखना है और इनटू दोनों का जो d है उसको कॉमन लेकर यहाँ लिख देना है इक्वल टू यहाँ 1/n और माइनस 1/m। फिर आगे बढ़ेंगे, सोल्व करेंगे इसको। देखिए कैसे सोल्व करते हैं। दिस इम्प्लाइज यहाँ ऐसे ही रहने देते हैं, ये m-n इंटू डी और इक्वल टू ये हो जाएगा एलसीएम इनका क्या हो जाएगा mn और ऊपर में क्या आ जाएगा? ऊपर में आएगा m-n। तो दोनों ओर से ये m-n कट जाएगा। सो d क्या निकल कर आ गया? d आ जाएगा 1/mn। अब इसी d के वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखते हैं सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट। देखिए क्या है, यहाँ पे है a लिख दिए प्लस m और एक बार फिर -1 और d की जगह पे 1/mn लिख दिए और इक्वल टू 1/n। यानी कि यहाँ से दोनों d को कॉमन लेकर लिख दिए इस तरह से। इसी में d का वैल्यू पुट कर दिए। अब क्या करना है? इस 1/mn से अंदर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये a प्लस ये हो जाएगा m/mn और माइनस 1/mn इक्वल टू 1/n। फिर a प्लस ये mm कट गया 1/n माइनस 1/mn इक्वल टू 1/n। ये 1/n से ये 1/n कैंसिल हो गया, इधर 0 आ गया। सो a माइनस 1/mn इक्वल टू 0। तो a क्या निकल कर आ गया? a भी आ गया 1/mn। सेम आ गए दोनों, a और d दोनों सेम आ गए। अब क्या करेंगे? यहाँ पे लिख रहे हैं, अब हमें ये वाला टर्म निकालना है तो इस टर्म का यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं। तो लिखते हैं नाउ, यहाँ लिख रहे हैं देखिए नाउ टी एम एन। तो टी एम एन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? ए प्लस एम एन -1 और इंटू डी। अब ए की जगह ए का वैल्यू पुट करेंगे 1/mn प्लस mn -1 और इंटू डी की जगह भी 1/mn।
अब क्या करेंगे, 1/mn को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा इस जगह पे, इस जगह पे बचेगा 1 प्लस यहाँ बच जाएगा mn और माइनस 1। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ऊपर में क्या बचेगा mn, नीचे में भी mn, दोनों कट गए, क्या आया 1। सो ये हमारा जो डेस्टिनेशन था वो आ गया और हम यहाँ पे प्रूव्ड लिख देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 28 का और भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। गाइज आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, यहाँ देखिए, टू ट्रीज ऑफ हाइट ए एंड बी आर p मीटर्स अपार्ट, यानी कि दो ट्रीज हैं जो जिनमें से एक की हाइट a है और दूसरे की हाइट b है और दोनों एक दूसरे से p मीटर की दूरी पर हैं। पहला है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग द टॉप ऑफ ईच ट्री टू द फुट ऑफ द अपोजिट ट्री इज गिवन बाय ab बाई a प्लस b। ये प्रूव करना है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, क्या है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फिगर द्वारा आपको समझाते हैं, ऐसे टाइम लगेगा बहुत। उसके बाद इस प्रॉब्लम को सोल्व करने में कौन से मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का यूज किया जा रहा है वो भी बताना है आपको। तो क्वेश्चन को एक बार समझा दे, क्या कह रहा है कि एक ट्री ये है, मान लीजिए यहाँ फिगर बनाते हैं, कहाँ बना दे, यहाँ बना लेते हैं कि एक ट्री ये है, मान लीजिए एक ट्री ये है और इस ट्री का हाइट कितना है a, और दूसरा ट्री आप समझ लीजिए ये है, ये दूसरा ट्री है जिसका हाइट हो गया b, और दोनों ट्री के बीच का जो डिस्टेंस है वो है p। तो ये सपोज कर लीजिए कि यहाँ से ले करके यहाँ तक ये कितना है, ये है p मीटर, यहाँ से यहाँ तक p मीटर है। अब क्या है कि ये नाम देते, ये हो गया ए बी फर्स्ट ट्री का हाइट, और ये हो गया सी डी सेकेंड ट्री का हाइट। अब फर्स्ट ट्री के, यहाँ देखिए, फर्स्ट ट्री के टॉप से सेकेंड ट्री के फुट को ऐसे मिलाया जा रहा है, मिला देते हैं, ऐसे मिलाया जा रहा है। फिर इसी प्रकार से सेकेंड ट्री के टॉप से फर्स्ट ट्री के फुट को भी मिलाया जा रहा है, मिला दिए। तो यहाँ दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आप देख लीजिए कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस पॉइंट का नाम दे देते हैं, क्या नाम दे दें, इसका नाम दे देते हैं M, और इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये हो गया मान लीजिए N, ठीक है। यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो उस समय बोले कि आगे आपको बताते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का हाइट ये mn कहलाएगा। तो आपको प्रूव करना है कि ये जो mn है वो इतना के बराबर है ये। तो ऐसा करते हैं, हम इस mn के हाइट को हम h मान लेते हैं कि ये h है, और ये bn जो यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं इसको हम x मान लेते हैं, और ये nd को y मान लेते हैं। तो अब क्या करते हैं, यही सब चीज यहाँ पे लिखना भी होगा। क्या लिखेंगे, ऐसे, लेट ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ दी फर्स्ट ट्री, और ये कितना है ए। फिर इसी प्रकार से सी डी इक्वल टू हाइट ऑफ दी सेकेंड ट्री, और ये कितना है बी। फिर लिखते हैं
कि एम एन इक्वल टू, ये मान लिए हाइट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इक्वल टू ये कितना है, h। फिर दिया गया है, गिवन दिया गया है कि बी डी इक्वल टू पी, लेट, फिर मानते हैं बी एन इक्वल टू एक्स एंड डी एन इक्वल टू वाई। ठीक है, अब सो देख लीजिए जरा, यहां देख लीजिए, ये जो ये P है, इस P का लेंथ इस X और इस Y के सम के बराबर हो जाएगा। तो सो यहां लिख देंगे X प्लस वाई इक्वल टू P इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करते हैं, अब जरा देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहां आपको समझाते हैं। हम एक बार ये ट्रायंगल ए बी डी लेते हैं और एम एन डी ले लेते हैं। इन दोनों ट्रायंगल को देखिएगा, एक ए बी डी और एक एम एन डी। यहाँ देख लीजिए, अलग अलग बनाकर आपको समझा देते हैं। एक बार हम लोग ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ऐसे देख लीजिए, यहाँ पे ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया डी। और एक बार ये ट्रायंगल ले रहे हैं, यहाँ एम, यहाँ एन और ये डी। अब आप इन दोनों फिगर को, इन दोनों फिगर को यहां आप समझ सकते हैं, ये ए बी डी हमने लिया और ये एम एन डी भी ले लिया है। ठीक है, तो करना क्या है, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। यहाँ आपको बताते हैं कि ये 90 डिग्री है और ये भी कितना है, 90 डिग्री है, और ये एंगल दोनों में कॉमन है। तो ये चीज यहाँ लिखना है कि इन ट्रायंगल, और इसी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं। देखिए, इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एम एन डी, इन दोनों ट्रायंगल में एंगल बी इक्वल है एंगल एम एन डी के, क्योंकि दोनों में से प्रत्येक 90 डिग्री है। यहां देख लीजिए, ये इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये वाला एंगल ए बी डी को ही बी कहेंगे और ये एम एन डी दोनों 90 डिग्री है, यहां पर भी देख सकते हैं। साथ में ये भी देख लीजिए कि एंगल डी इक्वल टू एंगल डी, ये कॉमन है, यहां लिख दीजिए कॉमन। सो ट्रायंगल कौन कौन, ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एम एन डी के। तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो इसका अगर हम ए बी लेते हैं, ए बी, तो अपॉन इसका अगर हमने ए बी लिया ये वाला, तो इसका एम एन होगा। तो ए बी बाई एम एन लिख दिए और इक्वल टू इसका हम ले लेते हैं ये बी डी। तो अगर इसका बी डी लेंगे तो इसका एन डी हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे एन डी। अब ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी है ए, आप देख सकते हैं फिगर में, और एम एन कितना है, एम एन है एच, एच माना है हमने, और बी डी कितना है, बी डी है पी, और फिर एन डी कितना है, एन डी है वाई। हम क्या करते हैं, यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो ए वाई इक्वल टू पी एच होगा। यहाँ से अगर y का वैल्यू निकालें तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पी एच और बाई ए। अब जिस तरह से हमने y का वैल्यू निकाल लिया, ठीक इसी प्रकार से हम x का भी वैल्यू निकालेंगे, पर इस बार ट्रायंगल बदल देंगे। तो जरा देखिए, इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से,
और इस बार हम कोई दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं, जरा देखिएगा कैसे कर रहे हैं। ये सब हटा दिए। अब जरा देखिए इस बार अब हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं, सी डी बी, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और एम एन बी, ये ट्रायंगल, यानी सी डी बी और एम एन बी, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। तो डायरेक्ट लिख देंगे इसी प्रकार, यहां लिख देते हैं सिमिलरली, यहां लिखते हैं सिमिलरली ट्रायंगल सी डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल एम एन बी। ये भी देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, और ये एंगल दोनों में है, इसलिए ये भी सिमिलर हो जाएंगे डबल ए सिमिलरिटी से। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं फ्रॉम डबल ए सिमिलरिटी, पर हमारे पास स्पेस की कमी है इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं। तो यहाँ देखिए इसके भी जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे उनका रेशियो इक्वल होगा। तो अगर हम यहाँ इसका सी डी लेंगे तो इक्वल अपॉन इसका हो जाएगा एम एन, और इक्वल टू अगर हम इसका डी बी ले लेते हैं तो इसके नीचे आ जाएगा इसका एन बी, यहाँ पे लिख दिए एन बी। तो सी डी कितना है, सी डी है बी, एम एन कितना है, एम एन है एच, इक्वल टू डी बी कितना है, डी बी है पी, और एन बी कितना है, वो है एक्स। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एच पी, एच पी। यहां से अगर x का वैल्यू निकाल दें तो x कितना हो जाएगा, एच पी बाई बी। अब इसी x और y के वैल्यू को इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। यहाँ देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ लिखते हैं यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे लिख देंगे। x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह एच पी बाई बी, और प्लस y की जगह लिखेंगे पी एच, यानी ये भी एच पी है, और बाई ए, दोनों इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये p, दोनों ओर से एच पी को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा एच पी इंटू 1/b प्लस 1/a और इक्वल टू p, p से p कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो इधर h और इनटू ये सोल्व करेंगे तो ऊपर a प्लस b और नीचे ए बी, इक्वल टू इधर कितना बचा 1, तो सो यहाँ पे लिख देते हैं। ऊपर देख लीजिए यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देख लीजिए, तो यहाँ लिखेंगे सो, देख लीजिए यहाँ पे लिख रहा हूं, सो यहाँ पे लिख दिए कितना, h इक्वल टू, ये वाला आप देख लो यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं ये h इधर रख ले रहे हैं, h को इस साइड रख लेते हैं, इस सबको राइट साइड में भेजते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा आप देख लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा, ये उलट जाएगा, तो आप देख लीजिए यहाँ पे आ जाएगा ए बी और बाई ए प्लस बी, यही हमें प्रूव्ड करना था, तो ये आ गया, यहाँ पे बॉक्स में घेर दिए और लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं वो क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, इसे पढ़कर समझाएंगे बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको फिगर बनाकर उस फिगर के माध्यम से समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसी एक ट्रायंगल है, और यहाँ बना लेते हैं वो ट्रायंगल, देख लीजिए ऐसे बना रहे हैं, ये ऐसे ड्रॉ कर दिए, ये थोड़ा तिरछा ले जाना है, ऐसे ड्रॉ कर दिए, और ये हो गया थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, और ये हो गया ऐसे, ये हो गया ए बी
सी। और इसके साइड BC पर एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं X। और इस X से यहाँ देख लीजिए ये XM पैरेलल ड्रॉ किया गया है AB के, ठीक है। इसी प्रकार इस X से यहाँ देख लीजिए ये इसके पैरेलल ड्रॉ किया गया है, यानी XN ड्रॉ किया गया है इस AC के पैरेलल। यहाँ देख लीजिए ये XM पैरेलल ड्रॉ किया गया है AB के, जो AC से M पर मिलता है। और ये XN पैरेलल ड्रॉ किया गया है AC के, जो AB से N पर मिलता है। और इस MN को N की ओर प्रोड्यूस किया गया है, जो CB प्रोड्यूस से यहाँ पे T पर मिलता है, तो इसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पे T। यही दिया गया है। तो प्रूव करना है इतना, आप देख लीजिए ये प्रूव करना है TX स्क्वायर इक्वल टू TB इंटू TC। करेंगे कैसे हम लोग, इसको थोड़ा बड़ा बनाते फिगर तो ज्यादा स्पष्ट आता, पर अभी देखिए यहीं पे समझा रहे हैं। पहले तो हम लिख देंगे गिवन, क्या दिया गया है, गिवन लिख देंगे। यहाँ लिख रहे हैं गिवन, और क्या दिया गया वो लिख रहे हैं। दिया गया है कि इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में XM पैरेलल है AB के एंड XN पैरेलल है AC के। बस यही दिया गया है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है जो आप देख लीजिए यहाँ पे सर्कल किए हुए हैं, घेरे हुए हैं, आप देख रहे हैं। तो प्रूव्ड करना है कि TX स्क्वायर इक्वल टू TB इंटू TC, ये प्रूव्ड करना है। फिर यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ, प्रूफ लिख देंगे। और अब कैसे प्रूव्ड करते हैं वो देखिए। तो इसके लिए आपको पहले कुछ रफ करके समझाते हैं, यहीं पे रफ करते हैं। आप देख लीजिए कि आपको प्रूव्ड करना है TX स्क्वायर इक्वल टू TB इंटू TC। तो आप क्या करें, इसको इस तरह से समझें, कंसीडर करें कि ये TX इंटू TX है, ये दोनों एक ही तरह लग रहे हैं, इसलिए ये x और इंटू एक ही तरह लग रहे हैं, हटा देते हैं इसको। इस तरह लिखते हैं TX इंटू TX, ऐसे समझे। और इक्वल टू TB इंटू TC। अब क्या करें कि हम एक TX की ओर TB या TC को लाएं, किसी एक को। जैसे हम TB ला देते तो इधर TB हो गया, और इधर TC की ओर TX ले जाएं। तो मतलब अब ये TX और ये TB, ऐसा करके आपको एक दो ट्रायंगल लेना है, जिसमें एक साइड TX पड़े और दूसरे ट्रायंगल का कोरेस्पॉन्डिंग साइड TB पड़े। तो आपको इस फिगर में, जो आप अलोंग साइड फिगर देख रहे हैं, उस फिगर में से दो ट्रायंगल्स सिलेक्ट करना है, जिसका एक साइड TX हो और दूसरे ट्रायंगल का कोरेस्पॉन्डिंग साइड TB हो। और दोनों में जो साइड्स हो वो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का एक पेयर पैरेलल भी होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देख लीजिए यहाँ पे आपको समझाते हैं कि ये फिगर में आप देखिएगा, ये है TX और ये है TB। तो कौन सा दो ट्रायंगल लेना है, एक लेना है आपको ये TXM, ये वाला, और एक लेना है आपको TBN, ये वाला। ये दो ट्रायंगल अगर आप लिखते हैं, एक TXM और एक TBN, तो आप देखिएगा कि ये NB और ये MX पैरेलल भी हैं। तो इसको समझाते इस तरह से कि हम यहाँ पे अलग-अलग ले रहे हैं वो ट्रायंगल। देखिए एक ट्रायंगल ऐसे छोटा वाला ट्रायंगल बना दिए, यहाँ पे ये जो आप T देख रहे हैं यहाँ पे लिख दिए ये T, यहाँ पे B है जो आप ये देख रहे हैं B, ये वाला, और ये है
एन, यहाँ एन लिख दिए और फिर एक बड़ा वाला ट्रायंगल भी ले लेते हैं, टी एक्स एम ट्रायंगल, इस तरह से, ये वाला। यहाँ पे फिर टी है, यहाँ ये एक्स है, ये वाला एक्स आप देख लो, ये वाला, और यहाँ पे एम है, ये वाला, ये एम। तो यहाँ जरा देखिए कि पहले आप देख लो, इसमें एन भी यहाँ लिखते हैं, यहाँ देखिएगा, ये एन बी, ये पैरेलल है इस एक्सएम के, तो आप जानते हैं ये दोनों एंगल कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे तो ये एंगल दोनों में कॉमन है, तो मतलब इसका ये वाला एंगल, यहाँ देखिए शेडेड कर रहे हैं, ये एंगल और इसका ये एंगल इक्वल हो गया। मतलब कि ये अब यहाँ से अगर हटा दें, यहाँ से इसको हटा दें, यहाँ से फिर से एक बार देख लीजिए, फिर से बनाकर बता दे रहे हैं। यहाँ देख लीजिए कि ऐसे ये हो गया टी, ये हो गया एक्स और ये हो गया एम। तो ये एंगल इसके इस एंगल के बराबर है, अभी बताए कैसे हुआ, और ये एंगल दोनों में कॉमन है, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। इसी प्रकार से फिर आपको ये टीसी और ये टीएक्स के लिए आपको फिर दो ट्रायंगल का सिलेक्शन करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर इसी प्रकार से दो ट्रायंगल सिलेक्ट करेंगे, वो भी आपको बता देते हैं कैसे कैसे होगा। तो टीसी पहले देख लो, ये टीसी हो गया पूरा, यहाँ से यहाँ तक ये टीसी, और टीएक्स ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, एक बार हम ये ट्रायंगल ले लेंगे, ये वाला, ये टी सी एम, ये बड़ा वाला, और फिर एक ट्रायंगल ले लेंगे टी एक्स एन। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें देखिए सी एम और इसमें ये एक्स एन दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके आपको इसे सोल्व करना है। तो ये सभी को हम हटा देते हैं और अब सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसे पहले इरेज कर दें, ये हमने इरेज कर दिया इसको, ये सब भी हटा देते, यहाँ से इसको हटा देते हैं, सॉरी ये भी हट गया। तो आप देख लो, यहाँ पर एक बार फिर से सी लिख देते हैं, सी लिख दिए। तो अब करना क्या है, यहाँ पे लिखते हैं, देख लो यहाँ पे लिखे, पहले हम क्या करेंगे, इस एंगल को इस एंगल के इक्वल दिखाना है क्योंकि ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि एक्सएम पैरेलल ए बी, क्यों दिया गया है, सो पैरेलल होंगे, तो ये जो एंगल आप देख रहे हैं, एंगल ये इस एंगल का नाम हो गया टी एक्स एम और इस एंगल का नाम हो गया टी बी एन। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर हैं। तो सो एंगल टी एक्स एम इक्वल टू एंगल टी बी एन, टी बी एन, यहाँ लिख देंगे पेयर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो अब लिखते हैं नाउ इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ले लेंगे टी एक्स एम, फिगर में आप देख सकते हैं, ये लिए टी एक्स एम, ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा ये टीबीएन ले रहे हैं, एंड ट्रायंगल टीबी टीबीएन। तो इन दोनों ट्रायंगल में एंगल टी दोनों में है, एंगल टी इक्वल टू एंगल टी, क्यों, ये हो गया कॉमन। ठीक है, और फिर अभी प्रूव्ड किए ऊपर कि इसका एंगल टी एक्स एम इक्वल है इसके एंगल टी बी एन के, क्यों, तो ये प्रूव्ड कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं प्रूव्ड। तो आप देख लो,
एक ट्रायंगल इस ट्रायंगल के ये दो एंगल इस ट्रायंगल के इन दो एंगल्स के इक्वल हो गया, तो इसलिए ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे। यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम डबल ए सिमिलरिटी, डबल ए सिमिलरिटी से ट्रायंगल टी एक्स एम सिमिलर टू ट्रायंगल टी बी एन। ठीक है, तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे उनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। तो सो यहाँ लिख रहे हैं टी एक्स, अगर इसका टी एक्स ले लेंगे तो इसका कौन हो जाएगा, इसका टी बी, इक्वल टू अगर हम इसका एक्स एम ले लेते हैं तो एक्स एम बाई इसका बी एन हो जाएगा, और इक्वल टू अगर हम इसका टी एम लेते हैं टी एम तो इसका हो जाएगा टी एन। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, फिर थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई करेंगे आगे, पहले अभी आप देख लीजिए इसी प्रकार से। अब दो ट्रायंगल और लेते हैं, तो यहाँ पे अब देखते हैं ये वाला ट्रायंगल आपको बताएं, एक TCM लेना है ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा ये TXN लेना है। तो क्या करते हैं, फिर से लिखते हैं यहाँ पे अगेन, अगेन यहाँ लिख दिए, अगेन देख लीजिए एक्स एन पैरेलल है AC के। सो यहाँ भी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल देख लीजिए, यहाँ मार्क कर रहे हैं फिगर में, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं। सो एंगल ACX इक्वल हो जाएगा एंगल TXN, TXN। क्यों, ये भी पेयर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, वो दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये लेना है, ये वाला ट्रायंगल, सॉरी एक मिनट, ये ट्रायंगल लेना है। यहाँ पे आप देख लीजिए, एक बार ये ट्रायंगल TCM लेते हैं और एक TXN लेते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पे नाउ इन ट्रायंगल TCM एंड ट्रायंगल TXN, इन दोनों में देख लीजिए क्या क्या इक्वल है। अभी प्रूव किए कि इसका एंगल ACX इक्वल है इसके एंगल TXN के। क्यों, प्रूव्ड कर चुके हैं हम लोग, यहाँ पे प्रूव लिख दिए। और दूसरा कि एंगल T इक्वल टू एंगल T ये कॉमन है, तो एंगल T इक्वल टू एंगल T लिख दिए, यहाँ लिख दिए कॉमन। अब दोनों ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल हो गए, तो फ्रॉम ए सिमिलरिटी, फ्रॉम ए सिमिलरिटी, ये दोनों ट्रायंगल ट्रायंगल कौन कौन सा, एक TCM सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल TXN के। तो सिमिलर होंगे तो इनके भी कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, तो इसका अगर TC लेते हैं तो उसका TX हो जाएगा, और इक्वल टू इसका अगर CM लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, इसका XN हो जाएगा, और इसका अगर हम TM ले लेते हैं, TM फर्स्ट ट्रायंगल का, तो सेकंड ट्रायंगल का TN हो जाएगा। अब इक्वेशन इसको सेकंड मान लेते हैं। अब जरा फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हैं, तो आप देख लो यहाँ पे TM बाई TN है, यहाँ भी TM बाई TN है, तो मतलब दोनों इक्वेशन का एक पार्ट, एक साइड इक्वल है तो अनदर साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ आप देख लो, यहाँ पे चूंकि ये TM बाई TN हो गया, यहाँ भी कितना है TM बाई TN है, तो दोनों इक्वल है, तो इसका ये पार्ट यानी TX बाई TB इसके भी इस पार्ट के इक्वल हो जाएगा। अब देखो ये बीच वाला जो पार्ट है ये हमको यूज, हम लोग इसका यूज नहीं कर रहे हैं, ये हमारे लिए यूजलेस है, इसीलिए हमने कहा था कि थोड़ा आगे चलकर इसको मॉडिफाई करेंगे।
तो हम क्या करते हैं, एक्चुअली इसको हटा ही देते हैं यहाँ से, सीधा ये हटा दिए। अब समझिए इतना ही, दो साइड का ही रेशियो लेकर चलते हैं, tx बाई टीबी इक्वल टू tm बाई tn। यहाँ भी इसको आप हटा दो, सीधे यही दोनों लिखो, क्लियर हो जाएगा कि अगर राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब आप लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो आपने देखा राइट हैंड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड, यानी कि पहला इक्वेशन का लेफ्ट हैंड हो गया tx बाई टीबी और इक्वल टू दूसरे इक्वेशन का हो गया tc बाई tx। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर tx का स्क्वायर इक्वल टू टीबी और इनटू टीसी आ जाएगा। और यही हमारा रिक्वायरमेंट था, यही हमें प्रूव्ड करना था। तो ये प्रूव्ड हो गया, तो यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। कह रहा है कि टू फ्रेंड्स आर प्लेइंग ए गेम विथ ए डाई। दो दोस्त एक डाई के साथ खेल रहे हैं। वन ऑफ देम थ्रो ए डाई ट्वाइस। उनमें से एक डाई को दो बार फेंकता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट में 5 विल कम आइदर एट लीस्ट वन। यानी कि 5 कम से कम एक बार आता है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें। और सेकंड में कह रहा है कि 5 विल नॉट कम ऑफ आइदर टाइम, यानी 5 किसी भी टाइम नहीं आता है, न फर्स्ट टाइम न सेकंड टाइम। तो मतलब इसकी भी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो सोल्व करते इसको, देख लीजिए यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन और लिखते हैं यहाँ पे कि देख लीजिए यहाँ लिख दिए नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ एस का मतलब हुआ नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। तो दो बार डाई उछाला जाता है तो 6 इंटू 6 यानी ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट में लेट E1। E1 मतलब हुआ एन इवेंट ऑफ coming 5 coming 5 at least once। यानी 5 के कम से कम एक बार आने की घटना। तो ये क्या क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है 1, फर्स्ट डाई पर 1 आए, सेकंड डाई पर 5 हो सकता है, फर्स्ट डाई पर 2 आए और सेकंड पे 5, 3, 5, 4, 5। इसी प्रकार से फर्स्ट और सेकंड दोनों पर 5 आ जाए। हो सकता है फर्स्ट पर 6, सेकंड पे 5 आ जाए। फिर कॉमा दिए, ये भी हो सकता है कि फर्स्ट पे 5, सेकंड पे 1 आए। ये हो सकता है कि फर्स्ट पे 5, 2, 5, 3, 5, 4 और इसी तरह से लास्ट 5, 6, क्योंकि 5 5 हमने पहले ही लिख दिया इसलिए छोड़ दिया। अब इसे काउंट करें कि ये कितने हो हैं, तो आप देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये टोटल 11 है। इसलिए इस यहाँ लिखेंगे सो नंबर ऑफ E1। E1 का मतलब हो गया 11। 10 इस प्रकार जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो है PE1। PE1 का फॉर्मूला होगा NE1 अपॉन NS। और NE1 कितना आया, नंबर ऑफ E1 आया 11 और ये कितना है, ये है 36। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 11/36। तो एक आंसर हमारा ये हो जाएगा, एक आंसर तो यही हो गया। और सेकंड आंसर के लिए
हम यहाँ लिखते हैं लेट E2 equal to an event of not coming 5 either time। तो सो नंबर ऑफ E2 कितना होगा? तो टोटल कितने पॉसिबल आउटकम है? 36। उसमें से कितनी बार 5 आया? 11 बार 5 आया है, तो उसको घटा देंगे, ये कितना हो जाएगा? 25। तो सो यहाँ पे लिखेंगे P E2 इक्वल टू कितना? NE2 अपॉन NS। तो सीधा हो गया 25 माइनस 36। ये हमारा आंसर आ गया सेकंड। या फिर आप 1 में से P E1 को माइनस कर देते तब भी आ जाता। तो इस तरह से ये इस सेक्शन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो समाप्त हो गया। तो गाइज इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाएं, अपना कमेंट लिखें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।